हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 4 नंबर लेक्चर। अगर आप इसका 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो इसका 3 लेक्चर है इससे रिलेटेड है। आप जाकर देख लेंगे तो ये 4 नंबर लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हम आपको बता दें कि तीसरा नंबर लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए हम लोग ये पढ़े थे, आपको देखिए दिखा रहे हैं। हम लोग ये पढ़े थे तीसरा नंबर लेक्चर में, हम लोग ये पढ़े थे, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये पढ़े थे। और पार्श्व विस्थापन पढ़े थे। ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तनांक। आज के लेक्चर में हम लोगों को अपवर्तनांक पढ़ना है, यही टॉपिक है। तो चलिए ये टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपवर्तनांक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला बता देंगे और उसके बाद उस फार्मूला पर एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। तो देखिए शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग C से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को Cm से डिनोट करते हैं, के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस माध्यम की हम लोग निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। तो आप एक बात हमें बताइए कि मान लीजिए 2/3 है, 2/1 है, मान लीजिए 2/1, इसे आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 2:1 लिखेंगे ना, 2 अनुपात लिख देंगे इसे। तो आप बताइए, जब किसी माध्यम का हम लोगों को अपवर्तनांक निकालना होगा, जिसे अपवर्तनांक को क्या से सूचित करते हैं? n से। तो देखिए दिया हुआ है शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। तो मतलब कि सब ऊपर क्या होगा? शून्य, मतलब कि C बटा में उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल Cm हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक के फॉर्मूला। इस तरह से आप अपवर्तनांक के फॉर्मूला इसके परिभाषा से बना सकते हैं। तो अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो हम लोग उसे n से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले होगा शून्य में प्रकाश की चाल। ऊपर आपको बताया कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम लोग निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है लिखना होगा बटा में, तब हम लोग उसे उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक और बात हम आपको बता देते हैं अपवर्तनांक की। तो देखिए अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा, देखिए सघन माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वह क्या होता है? सघन माध्यम होता है। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह क्या होता है? विरल माध्यम होता है। आपको ये दोनों बातें याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह सघन माध्यम और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम होता है। अब इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और यहाँ पर देखिए लिखे हुए n बराबर Cn बटा में Cm, मतलब कि C बटा में Cm लिखे हुए यही है, जिसे हम लोग शून्य में प्रकाश की चाल को C से और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को Cm से डिनोट करते हैं और n हम लोग अपवर्तनांक को लिखते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए शून्य में प्रकाश की चाल आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और गलास में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं लगभग में होता है, तो 2 लाख लगभग में होगा तो 2 लाख भी लिख सकते हैं आप। तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
तो अब इसका निकालना होगा। तो किसका निकालना होगा? ग्लास के, क्योंकि ये तो शून्य में प्रकाश की चाल दिया ही रहता है। जब अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं तो शून्य में प्रकाश की चाल आपको लिखना ही होगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है? ग्लास में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए, ग्लास किसे बोलते हैं? कांच को। कांच का अपवर्तनांक हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं ग्लास को। तो शून्य में सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होगा? शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखे हैं। और ग्लास में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो नीचे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखना होगा आपको, क्योंकि जिसमें निकालते हैं उसे हम लोग नीचे लिखते हैं और शून्य में प्रकाश की चाल को ऊपर लिखते हैं। तो देखिए, ऊपर भी कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, और नीचे भी 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो 3/2 आएगा। और 3 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हम आपको भाग देकर दिखा देते हैं। 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 5 10, तो कितना आ जाएगा? 1.5। ये देखिए, ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब होगा कि इसमें कोई यूनिट नहीं रहता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि मान लीजिए शून्य में प्रकाश की चाल किलोमीटर में है, तो नीचे भी तो प्रकाश ही है, वो भी तो किलोमीटर में होगा। तो ये दोनों कट कर क्या हो जाते हैं? यूनिट लेस हो जाते हैं। ये बिना यूनिट का होता है। तो ये इसका चाल होगा कितना? 1.5। सिर्फ आप इतना ही लिखना होगा, 1.5। तो आपको आशा करते हैं कि अपवर्तनांक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक समझ लेते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड वो टॉपिक है। इसलिए हम सोचे कि इस टॉपिक में ही उस टॉपिक को हम लोग बता देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए वो टॉपिक अब देखते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक के परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए अब इसका परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए, बोल रहे हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्षिक अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, मान लीजिए एक माध्यम N1 है, बोल रहे हैं दो माध्यम, मतलब कि एक माध्यम N1 है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। मान लीजिए अपवर्तनांक दिया हुआ है, एक तो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और देखिए मान लीजिए माध्यम N1 है तो प्रकाश की चाल क्या है? N1। तो उस माध्यम में भी प्रकाश की चाल क्या होगी? C1 होगी। और एक है N2, मान लीजिए एक है N2, तो इसमें भी निर्वात में प्रकाश की चाल होगी C, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल N2 है तो इसमें होगा C2। तो इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे कि इन दोनों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलेंगे। जैसे में कि हम आपको एग्जाम्पल जब समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 के निरपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः N1 एवं N2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः संकेत N21 से निरूपित किया जाता है। देखिए, मान लीजिए माध्यम 1 है जो क्रम निरपेक्षिक अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है N1, और 2 के निरपेक्षिक अपवर्तनांक N2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल कर बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, इससे ही इसका फॉर्मूला बनेगा। मान लीजिए कि माध्यम 1 का मान लीजिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक N2 है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 है, तो इसमें आपको हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताए हैं कि पहले होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, माने शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है? N1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? C1 होगा। और
दूसरा में माध्यम 2 में, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया हुआ है N2। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, N2 है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल C2। तो बोल रहा है किसके सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो जिसके, देखिए जिसका निकालना होता है वह पहले होता है और जिसके सापेक्ष निकालना होता है वह बाद में होता है। तो देखिए एन माने अपवर्तनांक 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष हम लोगों को निकालना है। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों का अनुपात निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अनुपात बोल रहा है। यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक बोल रहा है कि माध्यम दो माध्यमों के निरपेक्षिक अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसके N2 बटा में N1 होगा, क्योंकि 2 को हम लोग 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो 2 का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C बटा में C2, और N1 का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, C बटा में C1 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग देखिए, मान लीजिए इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर, यह गुणा में है, भागा में है, सॉरी भागा में हम है बोल दिए, गुणा में है, भागा में है। तो देखिए इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो भागा में जो रहता है तो गुणा में जब जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या किए हैं, काट दिए हैं। तो बचा है C1 बटा में C2, मतलब कि C1 का अपवर्तनांक बटा में C2 का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर वही लिखे हुए हैं कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो देखिए इसे आप सिंपल में याद कर सकते हैं, हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए आप सिंपल में इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। देखिए जिसको निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है, जिसको निकालना है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसको निकालना है, माध्यम 2 को माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसको निकालना होगा वो क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अब हम लोग इसे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक, मतलब कि हम लोगों को क्या निकालना है, ग्लास माने कांच को वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो उसके लिए आपको हम बताए हैं कि जिसको निकालना होता है हम लोग उसे क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है, 2 लाख। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं गलती से, 2 लाख होगा। तो जिसको हम लोगों को निकालना होता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है वह कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो वाटर का आपको अपवर्तनांक पता होगा, तो वाटर का ऊपर लिख दिए हैं और ग्लास का हम लोग नीचे लिख दिए हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अभी 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो क्या होगा, बचेगा। यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, नहीं लिखे हैं गलती से। तो अब इसे देखिए हम लोग कटाएंगे, तो देखिए ये कट जाएगा 25 से, ये अभी 25 से क्या होगा, कट जाएगा। ये 25 से 9 बार में कटेगा, ये 25 से कितना बार में कटेगा, ये 25 से कटेगा 8 बार में। तो ये दोनों कट जाएंगे तो 9/8 आ जाएगा। और हम आपको बताएं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। तो आप इसी तरह से किसी का भी सापेक्षिक अपवर्तनांक और अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही समझेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग स्नेल फार्मूला समझेंगे। स्नेल फार्मूला का मतलब क्या होता है उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी हल करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। तो दिल से थैंक यू आपको वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो